ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन फॉर क्लास 11th के लिए। ठीक है, 11th मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिक्स जो है उनकी बात करने वाले हैं। जो बेसिक इंटीग्रेशन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, मेनली यहाँ पर हम लोग दो प्रकार का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। ठीक है, अभी आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए डेफिनेट कौन है और इनडेफिनेट क्या होता है, ये भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ dx लिखा है इसका मतलब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, अगर dy लिखा है तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से साइन बनता है ऐसे। ठीक है, चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, डेफिनेट इंटीग्रेट और इनडेफिनेट और डेफिनेट। हमारे अभी हम दो की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहला जो बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है हम उसको समझते हैं, और अभी हम इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? इनडेफिनेट की। ठीक है, तो जो पहला हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे x की पावर n इंटू डी एक्स आपको दिया गया है। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास में आएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस ऑफ c। ये इसका आंसर आता है। ठीक है, c जो होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये लगाना पड़ेगा आपको आंसर में हमेशा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ लिखा है x की पावर 4 इंटू डी एक्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस ऑफ c। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे x की पावर 4 था तो हमने एक बढ़ा दिया और जो बड़ा है उसी से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही है। यहाँ पे n है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n प्लस वन हो गया, n की जगह यहाँ पे n प्लस वन कर दिया और यहाँ पे भी n प्लस वन कर दिया। एक पावर बढ़ाना है उसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 10 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बोलिए, x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस ऑफ c। ये हमारे पास में बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग और आगे की बात करें तो देखिए, अच्छा, ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ वैलिड नहीं होता, उससे पहले मैं दो तीन एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है 1 अपॉन एक्स की पावर 10 इंटू डी एक्स। इसका हमें बोला गया है कि इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, तो क्योंकि फॉर्मूला तो तब लगेगा जब एक्स की पावर n होगा, यानी न्यूमरेटर में होगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -10 इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -10 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो फिर वही रूल क्या है कि भाई जो भी पावर है उसमें एक ऐड करना है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन करना है। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? -10, तो x की पावर कितना हो जाएगा? -10 प्लस वन डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का 10 प्लस वन प्लस ऑफ c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो द आंसर इज x की पावर -9 डिवाइडेड बाय -9 प्लस ऑफ c। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो x की पावर +9 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज हो गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि जो इंटीग्रेशन होता है ना वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। यानी कि जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना बेटा तो ये आ जाएगा। ठीक है, पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी, अगर आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, x की पावर 10 आएगा। ठीक है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे c क्यों लगाते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अभी आप जो है सिर्फ करना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मान लो इस तरीके से दे दिया जाए 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो उसका आपको आंसर याद रखना है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। क्या होता है? लॉग एक्स, और सी तो लगाना ही पड़ता है। अब बोलोगे ये इसमें इस तरीके से क्यों नहीं किया आपने, एक्स की पावर एन इस तरीके से क्यों नहीं किया? इस तरीके से इसको नहीं करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जो एन की वैल्यू जो है ना वो -1 नहीं होनी चाहिए। एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -1। क्यों? देखो, एन की वैल्यू -1 का क्या मतलब है? अगर मान लो यहाँ पे लिखा है x की पावर -1 इंटू डी एक्स, इसका मतलब ये 1 अपॉन एक्स था पहले, तभी तो -1 आएगा। भाई 1 अपॉन एक्स रहा होगा तभी ऊपर जाके x की पावर -1 बनेगा वो। ठीक है,
तो x की पावर -1 इंटू डी एक्स। नाउ अब इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया तो x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 प्लस सी, आप ऐसे करोगे इसको, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो। फिर आप इसे क्या बोलोगे, x की पावर 0 अपॉन 0 प्लस सी, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगा फिर, है ना, इनफाइनाइट बनेगा। तो इसीलिए इस तरीके से इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसके लिए वैलिड नहीं है, बाकी सब जगह वैलिड है। 1/x पे ये फॉर्मूला लगाओ क्योंकि 1/x का सेपरेट इंटीग्रेशन log x होता है। 1/x का सेपरेट इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको उसमें डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में बताया था कि dy dx ऑफ log x, मैंने कहा था ना कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो आप सोचो, अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आ जाना चाहिए था, log x आ जाना चाहिए था। तो 1/x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, log x हो जाएगा। प्लस सी हमें इसमें लगाना पड़ता है, log x यहाँ पे लिखेंगे x को, log x प्लस ऑफ सी। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला होता है, और ये ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अप्लाई मत करना बस, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी होता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्या होता है कि अब मान लीजिए दूसरा केस देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपके पास में कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x³ इंटू डी एक्स, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए। मान लीजिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, I मतलब तो इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है उसे आप बाहर निकाल दीजिए, 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x³ इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 7 इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस ऑफ सी। तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट है आप उसे बाहर निकाल दीजिए सीधा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल देखिए इसी टाइप का। आगे यहाँ लिखा हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 इंटू डी एक्स। मान लीजिए इसको करना है, तो यहाँ पर जो 10 है आप उसे बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। 10 को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए तो बाहर आ गया, क्या बचेगा फिर, x की पावर 9 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 9 का मैंने सिखाया अभी आपको, क्या होता है, x की पावर 10/10 प्लस ऑफ c। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर 10 प्लस c। ओके, तो अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। नाउ कई बार हमको केवल ये छोटी चीज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। कई बार हमको ये चीज मिलेगी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए केवल इतना लिखा होगा डी एक्स जी, इसका इंटीग्रेशन करो आप, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस सी। कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सी। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे आ गया, देखो अगर डी एक्स लिखा है इसका मतलब इसके आगे 1 तो लिखा ही होगा। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0, है ना, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है। फिलहाल के लिए मैं एक्स की पावर 0 लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स। ओके, नाउ अब समझना आप ध्यान से। तो रूल क्या है भाई, रूल फिर ये वही अपना रूल लगा, तो एक्स की पावर 0 था तो आप क्या लिखते हो फिर, एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस ऑफ सी। और एक्स की पावर 0 प्लस 1 मतलब एक्स की पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी, यानी आंसर आएगा एक्स प्लस सी। ये समझ में आया नहीं है आपके पास में, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं dt का इंटीग्रेशन करूं, आपसे पूछूं dt का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताओ तो आप बोलोगे t प्लस सी। मैं आपसे बोलूं dv का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताओ तो आप क्या बोलोगे, v प्लस सी। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। बीच में प्लस माइनस है तो उनको अलग अलग कर दीजिए, जैसे डिफरेंशिएट में करते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हो 7x³ प्लस ऑफ 8x², ऐसा कुछ मिल जाए आपको, या 8x³, ठीक है। यहाँ पे 7x की पावर जो है मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, कितने कर देता हूँ, 6। 7x की पावर 6 प्लस 8x³ माइनस 2x की पावर 7, ऐसा कुछ है मान लीजिए, प्लस ऑफ 8, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है dx, और बोला जा रहा है जी इसका इंटीग्रेशन करो आप। तो आई बात समझ में क्या, इसका इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोला गया है 7x की पावर 6 प्लस 8x³ माइनस 2x की पावर 7 प्लस 8 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे भाई, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 7x की पावर 6 इंटू डी एक्स, ये अलग हो जाएगा, प्लस था तो प्लस लगा दिया, ये 6 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 8x³ इंटू डी एक्स, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 7 इंटू डी एक्स, फिर प्लस, प्लस था तो प्लस लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 8 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 7 तो बाहर आ जाएगा, आपको पता है अंदर क्या बचेगा, फिर हमारे पास यहाँ बचेगा x की पावर 6 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे x³ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सॉरी ये माइनस था यहाँ पे,
ये हमारे पास क्या था बेटा, माइनस था, ठीक है। तो ये माइनस था, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा फिर हमारे पास में, x की पावर 7 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंस, सॉरी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, क्योंकि आप अभी देख रहे हो कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ तो i इज इक्वल टू 7 बाहर आ जाएगा, x की पावर 6 का जो इंटीग्रेशन होता है वो जानते हैं आप क्या होता है, x की पावर 7/7 प्लस 8 ऐसी रहेगा, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन बोलो, x की पावर 4/4 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 8/8 प्लस 8, और dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था ये मैंने, x और लास्ट में c लगा देना आपको, ठीक है। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जाए यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये जो है इसको मैं रेड से काटता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास में, x की पावर 7 प्लस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस ऑफ x की पावर 8/4 प्लस ऑफ 8x प्लस c, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसको किया जा सकता है, प्योर बेसिक चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो प्लस वाला भी आपको आ गया, कांस्टेंट हो तो कैसे करना है, बाहर उसको ला सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब आपको आगे देखना है ध्यान से, आगे हमारे पास में क्या चीज आती है भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, अच्छा ये बाकी सारे फॉर्मूले उसके उल्टा कर दीजिए, इसके सारे फॉर्मूले भी वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या बताए थे आपको, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स। आप जानते हो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। समझ में आया नहीं आया, फॉर्मूले उल्टे हो जाएंगे सारे। अगर मैंने आपको बताया था कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है नहीं होता है, इसका मतलब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, और सी लगाना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसीलिए, क्योंकि वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है ना। तो वो कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। जैसे मान लो बेटा, यहाँ देखो, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 है, और यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 5, और मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएशन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सिखाया था, तो इसको डिफरेंशिएट मैं कैसे करूंगा, एक्स की पावर 6, आप जानते हो डिफरेंशिएशन के लिए मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 5, है ना, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x की पावर 5, 5 का हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6x की पावर 5। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो वापस से घूम फिर के ये वाला आ जाना चाहिए था, यहाँ पे जो फंक्शन था। तो अगर मैं बेटा इसको इंटीग्रेट करूं, 6x की पावर 5 इंटू डी एक्स है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 5 इंटू डी एक्स, ओके, और 6 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। x की पावर 5 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 6/6 प्लस सी आएगा। तो देखो प्लस सी मत लगाओ, चलो अभी ठीक है, 6 से 6 तो कट गया, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, तो x की पावर 6 तो आपके पास में आ गया, लेकिन ये 5 है वो कहाँ से लाओगे आप। तो इस डेफिनेशन को अगर सही करना है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई। आपने तो क्या बोला कि x की पावर 6 आएगा, तो कुछ और भी तो है यहाँ पे साथ में। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो भी ये पता नहीं चलेगा कि 5 था कि 7 था कि 8 था, क्योंकि अगर मान लो आपको केवल 6x की पावर 5 दे दिया जाए, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप x की पावर 6 लाओगे, उसके साथ प्लस में क्या था माइनस में क्या था ये पता कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट सी लगा देते हैं जी, जो भी होगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू जो भी होगी वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो x की पावर 6 प्लस सी, तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू 5 होगी तो 5 यहाँ पुट कर देंगे बाद में किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें लिमिट होती है बेटा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a से b तक लिमिट लगी होगी, और यहाँ पे होगा fx इंटू डी एक्स, ठीक है, fx इंटू डी एक्स होगा, ओके। मान लो fx का इंटीग्रेशन आ रहा है कैपिटल fx, तो जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी, a से लेके b तक। फिर लगानी होती है अपर लिमिट, यानी पहले x की जगह b रखो तो fb, माइनस लोअर लिमिट तो x की जगह a रख दो तो f ऑफ a। सो दिस इज अवर आंसर। इसमें c नहीं लगाते क्योंकि ये डेफिनेट आंसर आएगा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसलिए एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है i इज इक्वल टू, लिमिट आपने लगा रखी है 2 से लेके मान लीजिए 3 तक, और यहाँ पे लिखा है x की पावर 5 इंटू डी एक्स, और इसको अपन को सॉल्व करना है,
तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि इसमें लिमिट लगी है। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन तो वैसे ही करोगे जैसे होता है x की पावर 6/6, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक लगा दोगे फिर आप 2 से लेके 3 तक। पहले क्या पुट करोगे, अपर लिमिट, जहां जहां x होगा वहां वहां 3 पुट करो क्योंकि अपर लिमिट में 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 6/6 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 2 रखो, अब तो 2 की पावर 6/6 और बाकी आपको इसे सॉल्व करना है फिर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं एक दो एग्जांपल। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, फिलहाल के लिए बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है जी, आप यहाँ पे लिखा हो, मान लीजिए हमारे पास में कुछ भी लिमिट दे दी गई है ए से लेके बी तक, इस तरीके से मान लीजिए लिमिट लगी और यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए हमारे पास में x² + 2x - 5 और इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है इंटू dx। सिंपल है, पहले इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा, फिर लिमिट लगा दूंगा, फाइनल लिमिट लगा दूंगा एक साथ ही। तो x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ 3 और आपको पता है 2 बाहर आ जाता है ना, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2 - 5 बाहर आ जाता है और क्या बचता है फिर dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे हम लोग बेटा, a से लेकर b तक। ये वाली बात समझ में आई आपको, इंटीग्रेशन समझ में आया मैंने कैसे किया ये वाला, देखो ध्यान से, ध्यान देखना अच्छी तरह से। भाई क्या था आपके पास में, x² + 2x - 5 था, ओके, और यहाँ पे dx था। मैंने सिखाया था कि आप अलग अलग करके करो इसको, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप अलग अलग करके करोगे तो वही आएगा x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx माइनस ऑफ 5 इंटू dx, ठीक है। तो x² का इंटीग्रेशन बोलो, x³ 3 आएगा नहीं आएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे 2 तो बाहर आएगा नहीं आएगा, फिर क्या बचेगा x की पावर 1, तो x² 2 फिर माइनस 5 आपको पता है बाहर आता है, dx बचता है तो dx का क्या हो जाता है x। तो देखो मैंने सारे वही लिखे हैं, और क्योंकि लिमिट था तो इसलिए मैंने सी नहीं लगाया। ये वाली बात समझ में आई आपको, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे कर लेना फिर उसमें लिमिट अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओ पहले, जहां जहां x है वहां वहां b रखो, तो b³ 3 प्लस ये तो 2 से 2 कट ही जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा x की जगह b का स्क्वायर फिर माइनस का 5 इंटू बी। तो हमने क्या किया बेटा, जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, b पुट कर दी माइनस ऑफ लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह a रख दो, तो आप यहाँ पे आ जाएगा a³ 3 प्लस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 5a। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x था वहां वहां मैंने पहले अपर लिमिट रखा फिर माइनस लोअर लिमिट रखा, ऐसे सिंपली सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बेसिक इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी वीडियो है ये वाली, ज्यादा हम इसमें नहीं ले रहे क्योंकि थोड़ा सा जो है समय की भी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो एक और देखो, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, i इज इक्वल टू आपके पास में यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है x की पावर x लिखा हुआ है x dx, और मान लीजिए इसको बोला गया a to b और बोला गया जी इसको सॉल्व करिए। तो x का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, x² 2 लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, a से लेके और b तक। तो पहले अपर लिमिट जहां जहां x है वहां b रखिए, तो b² माइनस लोअर लिमिट, तो एक a रख देंगे वहां पे, तो a²/2, ठीक है। सो द आंसर शुड बी v² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।